नेक्स्ट है इसमें धर्मनिरपेक्ष प्रणाली। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश धर्म विरोधी भी नहीं है। वो धार्मिक रूप से तटस्थ है, माने वो धार्मिक कार्यों में और धार्मिक विश्वासों में, लोगों के जो धार्मिक विश्वास है उनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति की इच्छा है वो किसी भी धर्म को माने या ना माने, और राज्य द्वारा कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ राज्य का अर्थ देश से होता है। जब पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ देश से होता है। तो देश के द्वारा या राज्य के द्वारा ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो एक धर्म के लोगों पर लगाया जाए, माने एक धर्म के लोगों से वसूला जाए और दूसरे धर्म के कल्याण के लिए, विकास के लिए उसको खर्च किया जाए। इसी तरह से राज्य के पास देने को क्या है? पद और पुरस्कार। लेकिन ये जो पद और पुरस्कार राज्य द्वारा दिए जाते हैं उसमें धर्म को योग्यता के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा। माने किसी भी पद के लिए या किसी भी पुरस्कार के लिए व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध। दल बदल किसे कहेंगे? कि जब कोई भी व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद उसको छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, उसे दल बदल कहा जाता है। या कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, या फिर कोई भी व्यक्ति जिस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीता है, जीतने के बाद लोकसभा या राज्यसभा में पार्टी के निर्देशों के अनुरूप मतदान में हिस्सा न लेकर पार्टी के विरुद्ध कार्य करे। पार्टी के विरुद्ध गया तो इसका मतलब तैयार है ना, वो मेंटली तो दल बदल के लिए, वो मानसिक रूप से तो उसका त्याग कर ही चुका है, पार्टी की ओर से दे रही है कि उसको निकालना है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं इसको दल बदल कहा जाता है। इनमें से कोई एक जो है, किसी भी यदि नेता के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसको दल बदल कहा जाता है। 1967 तक दल बदल बहुत कम होता था, लेकिन 67 में तो दल बदल इतना तीव्र गति से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो सरकार में लोग थे ज़्यादातर वही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, और उनका भी एक दबदबा था, चाहे उनके व्यक्तित्व का कमाल कह लो या जो भी परिस्थितियां उस समय थी, लोगों के मन में उनके प्रति एक सम्मान की भावना थी कि वो उन्होंने भी देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। तो ऐसे में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका कांग्रेस पर भी, अपने राजनीतिक दल पर भी पूरा प्रभुत्व था, शिकंजा उनका कसा हुआ था। और बेशक से दल के अंदर, कांग्रेस के अंदर छोटे छोटे गुट थे, गुटबाजी थी, लेकिन वो नेहरू के दबदबे के कारण उभर कर सामने नहीं आते थे। लेकिन जब नेहरू की डेथ हुई उसके बाद जो 67 में लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव हुए, तो उसमें बहुत सारे राज्यों में स्थिति ये हुई कि जो कांग्रेस थी वो सत्ता से पीछे रह गई। कई राज्यों में तो ये स्थिति रही कि कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो बनी, लेकिन बहुमत पूरा नहीं प्राप्त कर सकी, मतलब सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी उनसे पीछे रह गई। तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में ये स्थिति थी कि जो विपक्षी दल थे वो मिलकर, गैर कांग्रेसी दल, विपक्षी दल तो हम इसको नहीं कहेंगे, गैर कांग्रेसी दल जो थे उनको बहुमत प्राप्त हुआ, या गैर कांग्रेसी दल मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। तो ऐसे में अब संसदीय शासन प्रणाली है, सरकार बनाना संख्या का खेल है, तो विधायक एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल, दल बदल होने लगा। और ये दल बदल इतना अधिक हुआ कि कोई भी सरकार किसी राज्य में सवेरे बहुमत में है, शाम को अल्पमत में, अगले दिन सवेरे फिर बहुमत में। मैंने देख लिया ना, संख्या घट रही है,
दूसरे को तोड़ लाए, चाहे मंत्री पद का लालच देकर, चाहे पैसों का लालच देकर। और ये स्थिति हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा खराब थी। दल बदल के लिए एक मुहावरा प्रयोग में लाया गया है, आया राम गया राम, और ये हरियाणा की देन है। हरियाणा में एक विधायक ऐसे थे जिन्होंने 15 दिन में 3 बार दल बदल किया, ये स्थिति थी। और विधायकों की खरीदी हो रही थी, खरीद फरोख्त हो रही थी। 20,000 रुपये उस समय एक विधायक का रेट था। आज तो 20,000 तुम जेब में लिया आनते हो, लेकिन ये कितने साल पहले की बात है, 67 की बात मैं बता रही हूँ। तो ये जो दल बदल था, शुरू में तो जनता ने भी इस पर ज़्यादा कुछ अपना रिएक्शन नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि मंत्री पद का लालच देकर जब विधायकों को तोड़ा जाता था, तो मंत्रिमंडल में विधायक जो मंत्रियों की संख्या है वो ज़्यादा होने लगी। मंत्रियों का खर्चा वो कौन वहन करता है? जनता के पैसों में ही तो चलता है ना वो सारा। मंत्रिमंडल भी बड़े बड़े बनने लगे। और फिर सरकार जब रोज सवेरे शाम खुद को बचाने में लगी है, तो वो जनहित के कार्य कब करेगी? रोज सवेरे शाम संख्या देखी जा रही है, हमारे पूरे हैं या नहीं है विधायक, ये स्थिति थी। तो धीरे धीरे जनता भी इससे परेशान होने लगी और मीडिया में भी, समाचार पत्रों में भी ये आलोचनाएं होने लगी। तो ये सिलसिला चलता रहा, ये नहीं है कि एकदम से बंद हो गया। और 1985 में एक विधेयक पारित हुआ, संविधान में संशोधन किया गया, 52nd अमेंडमेंट, जिसमें दल बदल पर प्रतिबंध के लिए कुछ इसकी एक पहले तो इसको परिभाषित किया गया कि दल बदल है क्या, और इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि यदि कोई विधायक या यदि कोई सांसद दल बदल करता है इस परिभाषा के अनुरूप, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, दल की जो सदस्यता है उसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक जो लूप होल था वो ये था कि किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य यदि दल को त्याग देते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, वो दल का विभाजन माना जाएगा। तो 1/3 संख्या तो कोई ज़्यादा नहीं होती। तो ये दल बदल नहीं रुका। 85 में जो दल बदल निरोधक कानून संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया, 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये किया गया, लेकिन उससे दल बदल में कोई खास फर्क नहीं आया। फिर जनवरी 2004 में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया संविधान में, 91st अमेंडमेंट 91 नंबर का। उसमें इस दल बदल के लिए और कुछ कठोर व्यवस्थाएं की गई। ये जो 1/3 की व्यवस्था थी इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया कि यदि किसी दल से 2/3 सदस्य अलग होते हैं तो दल का विभाजन माना जाएगा, अन्यथा वो दल बदल ही माना जाएगा। और दूसरा, जो भी विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर, अपना दल माने जिस राजनीतिक दल के टिकट पर उसने चुनाव जीता है, उसको छोड़कर दूसरे में जाता है तो उसको कोई मंत्री पद भी नहीं दिया जा सकता। तो इस तरीके से दल बदल पर प्रतिबंध लगाने की संविधान में कोशिश की गई है।